Hello, good evening, students. Welcome you in your first lecture of biology. Today I am going with my chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation. So, first of all, what is inheritance? Inheritance is the transfer of characters from the parents to offspring. In what way they get inherited from generation after generation, or from parents to the offspring, and what kind of variations occur within the genes or within the genetic makeup during during the time of inheritance. So here we will discuss Mendelian genetics. बेटा मेंडेलियन जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? मैं साइंटिस्ट था जॉर्ज मेंडल, जिसने कह दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, जो हमें बताते थे कि करेक्टर्स कैसे पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं. तो यू नो इट वेरी वेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं. देन दैट इज़ दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. तो उसकी रिज़ल्ट क्या होता है कि उनके आगे डॉटर सेल्स मतलब ऑफस्प्रिंग्स उनके सेम काइंड के होते हैं. जैसे कि किसी ह्यूमन बीइंग का बच्चा ह्यूमन बीइंग होगा, डॉग का बच्चा डॉग होगा, ठीक है. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफस्प्रिंग इज ऑफ सेम काइंड एज ऑफ देयर पेरेंट्स, बट some offsprings are not totally resemble with their parents. That is because of variations, and how these variations come within the organisms we will discuss in this chapter. बेटा हम पढ़ेंगे कि कैसे ये वेरिएशंस आती हैं जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारे कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं. तो ये हमारा चैप्टर है inheritance and variation, principle of inheritance and variations. So this unit is of genetics. So basically first of all we will discuss about the definition of genetics. What is genetics? Genetics itself means genes, study of genes, or later you will come to know कि genes are the reason, or genes are the factors that are inherited from, or characters that are inherited from parents to the offspring. So genetic is the branch of life science. कहते ये life science की एक branch है that deals with study of heredity and variations. What we do in genetics, हम genetics में क्या करते हैं? हम करते हैं स्टडी करते हैं. किस चीज़ को पढ़ते हैं हम? करेक्टर की हेरिडिटी को, इनहेरिटेंस को, कि हेरिडिटरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, हाउ दीज जीन्स गेट इनहेरिटेड, कैसे वो ट्रांसफ़र होते हैं और उनमें ट्रांसफ़र के टाइम पे क्या क्या वेरिएशन आती है. हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स. हेरिडिटी क्या है? करेक्टर्स का ट्रांसमिट होना अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों में, और जो उस टाइम पे जो उनके बीच में चेंजेस आती हैं. ठीक है, लेट्स सपोज बेटा कि पेरेंट्स था 1 2 3 4 5, लेट्स सपोज. सो दीज आर द 5 जीन्स. सो हमने बोला कि एज इट इज़ ही ऑफस्प्रिंग में जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में. बट क्या हुआ हमारे में कि 1 2 3 4 बीच में मिस हो गया, और 1 2 3 एंड 5 ओनली 4 जीन्स ही हमारे नेक्स्ट जनरेशन में आए. तो ये चेंज आ गई ना उनके सीक्वेंस में. तो जो ये चेंज है इसको हम बोलते हैं वेरिएशन. सो हेरिडिटरी वेरिएशंस, दीज आर द जेनेटिकल एंड इनहेरिटेबल. तो बेटा जो हेरिडिटरी वेरिएशंस आती हैं ये हेरिटेबल होती हैं. ये मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स में नहीं होंगी तो ऑफस्प्रिंग में, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे के आगे ये वेरिएशंस ट्रांसफ़र होती रहेंगी. ये एक जनरेशन पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगी. कांट stable at one generation. Obvious, they always get inherited or transfer from one generation to the another.
इन्वायरमेंटल जनरेशंस दे आर एक्वायर्ड एंड नॉन हेरिटेबल। इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होती हैं बेटा जो हमारी ड्यू टू सम इन्वायरमेंट, जैसे कि कोई एक्सीडेंटल केस हो गया या कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस की वजह से जो कुछ जो हमारी वेरिएशंस होंगी, तो ये एक्वायर्ड, दीज वेरिएशंस आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड एज द लाइफ गॉन, जैसे ही बंदा डाई हो मर गया या लाइफ चलेगी ये भी साथ में चले जाएंगी। बट जो हमारी हेरिडिटरी वेरिएशंस है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे के आगे हमारी चलती रहती हैं। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट you can say or due to which we are able to study the principles of inheritance, this is because of this scientist George Johann Mendel. We called it a father of genetics. If somebody asks you the question ki who is the father of genetics, then your answer would be George Johann Mendel. बेटा इसका लाइफ स्पैन है 1822 to 1884. He was Austrian monk. He did experiment of hybridization on pea plant. So after this experiment he came to some conclusions or results and he published his results, that is the translation of characters in the natural history of society of Brunn. Then he is regarded as a father of genetics. George Mendel is known as the father of genetics. About the life history of George Johann Mendel. Mendel was born to the family of poor peasant in Moravia, Austria. He suspended his school education due to poverty in the family. बेटा ये इसका ऑस्ट्रिया में इसका बर्थ हुआ था और इसके अपनी स्कूली पढ़ाई को उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि घर में गरीबी थी. बट इन 1843 ही जॉइंड अ चर्च एज अ मॉन्क. उसने क्या किया, चर्च में एज अ मॉन्क चर्च को ज्वाइन किया. In 1847 he became the head of the monastery at Bern, Austria, now called Brno in Czechoslovakia. So after in 1847 he became the head of monastery. In 1851 he went to University of Vienna to study natural history. उसे जाके उसने नेचुरल प्राकृतिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा 2 साल के लिए. और जब वो वापस आया तो उसने एज अ टीचर काम किया इन नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 1856 से लेकर 1865 तक. तो इस पीरियड के दौरान उसने क्या किया, उसने एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया. व्हाट ही डिड, ही जस्ट वेंट टू हिज गार्डन एंड सॉ अ पी प्लांट. So he saw one pea plant is tall in height, another one is dwarf. So he just want to do something or do hybridization of these 2 pea plants, one having tall in height, another one is dwarf in height. He just take these 2 plants and hybridize them, and then he came to know about the law of dominance, because the plant would be of tall size, but when he saw his genetic makeup, it would be of hybrid form. One is dominant, another one is the recessive allele. So from here he conclude the law of dominance ki whenever the factors or of a character are in hybrid form, only dominant elite can express, recessive is not able to express.
Then, after this, he carefully analyzed and the result gave a mathematical interpretation. Mathematically, he find out the possibles or all possible ways and results of this hybridized experiment. In 1865, he published his result translation of characters, and after this, in 1865, again he published result in Natural History of Society of Brunn, and the name of the his published result is translation of the characters. In 1900, that Mendel's work was rediscovered by the three scientists independently. After Mendel, there was three scientists who worked or rediscovered Mendel's experiment or independently. These scientists were Hugo de Vries in Holland, French Corinth in Germany, and Rich Streckmark in Austria. Mendel is regarded as the father of classical genetics. From here, Mendel's law get transformed into the chromosomal theory of inheritance. From here, they give some terms about the heredity of characters. Then we call it a terminology in genetics. First is the factor or gene. These are the functional units of heredity responsible for the expression of characters in the progeny. बेटा व्हाट आर जीन्स? जीन्स के हमारे पास एक छोटे छोटे यूनिट्स हैं हेरिडिटी के, जो क्या करते हैं अगली जनरेशन में जाते हैं और एक्सप्रेस करते हैं प्रोजेनी मीन्स नेक्स्ट जनरेशन। लोकस, लोकस मीन्स होता है पोजीशन। तो हर जीन जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जस्ट लाइक यू पीपल आर सिटिंग इन अ क्लास, समवन इज ऑन फर्स्ट बेंच, अनदर वन इज ऑन सेकंड एंड थर्ड, so all these your bench number is your locus. That is, in the same way genes are also having particular positions, and these positions are known as locus over the chromosome. Then alleles. So every character having every genes having two contrasting characters. So they are in alternative form. One is the dominant, another one is the recessive form. So we called them alleles. Then phenotype. Phenotype means external appearance, physical appearance. ठीक है, outer appearance. So outer appearance of an organism due to genes is called phenotype, and genetic constitution of an individual responsible for their phenotype is called genotypes. That is, phenotype is the external one, genotype is the genetic constitution. Then phenotypic ratio. Phenotypic ratio is the correct proportion of phenotypes in the population. How many phenotypes are of same type and how many are of different. On the basis of phenotypic expression, we classify the organisms accordingly. Then genotypic ratio is the correct proportion of genotypes in the population. कि population में genotypes का correct proportion क्या है, कि both alleles are dominant, both are recessive, or either they are in hybrid form. Homozygous is the form of genes in where the alleles of a character, or you can see alleles of any characters are of same type. Either both are identical, both are dominant or both are recessive, like capital T, or small t and small t. Heterozygous, hetero means always different, zygous means alleles. ठीक है, in having unidentical genes in an allelic pair for a character like capital T and small t.
The alleles which can able to express in heterozygous form, they are called dominant genes, and recessive, they are that the genes that fail to express its character in heterozygous conditions, they are called recessive. And a hybrid is the progeny obtained by crossing two parents. जब हम दो पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं तो 50% करेक्टर्स वन पेरेंट के होते हैं, 50% दूसरे के होते हैं. So this type of combination of alleles is called hybrid form of the character or allele. Then backcross है बेटा क्रॉस between F1 hybrid and that is F1 hybrid. Keep in mind F1 generation is always in hybrid form, or when we cross the hybrid form with one of the its parents, mostly with the recessive one, we call it a backcross. Sorry, not recessive, either with both dominant homozygous or with either recessive homozygous, we call it a backcross. But in the case of test cross, it is the cross between hybrid and its homozygous recessive parents. So when we cross the F1 generation with the parent having homozygous recessive alleles, we call it a test cross. So this test cross is mainly used to identify the genotype of the hybrid. Then Mendel selected pea plant because, so there is one question ki why Mendel selected pea plant only. So the pea plant जो मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया था, द रीज़न बिहाइंड इट वी हैविंग दीज फॉलोइंग पॉइंट्स that explain why he selected pea plant only. Because pea plant having pure variety are available. Pure variety means no variations. Pea plant are easy to cultivate. हम उसको कल्टीवेट इजी से उगा सकते थे. और जो उसका लाइफ प्लस साइकिल था पी प्लांट का वो थोड़े मंथ का था. ऑब्वियस है हमारा एक्सपेरिमेंट जितनी जल्दी पौधा उगेगा उतनी जल्दी होगा. सो एक नॉट टाइम कंज्यूमिंग नहीं था बल्कि टाइम सेविंग था, इसी वजह से हमने उसको सिलेक्ट किया. सो इससे हमें जल्दी रिजल्ट मिल सके और उसके बीच में हमें कंट्रास्टिंग ट्रेड मिलते रहे. कंट्रास्टिंग ट्रेड मतलब कि एक डोमिनेंट और रिसेसिव हर किसी करेक्टर के हमें दो एलील्स मिल रहे थे. और जो फ्लावर थे और वो बाइसेक्सुअल थे एंड नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड थे. और हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की वजह से हमारा क्या था, वो सेल्फ पॉलिनेटेड थे कि उसके बीच में हमारा क्या था, ईजिली पॉलिनेशन हो सकती थी. एंड फ्लावर कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ओनली मैनुअली. अगर हमें प्लांट को हमने क्रॉस पॉलिनेट करवाना था तो हमें उनको मैनुअली पॉलिनेट कर सकते हैं. हमें एक के पोलन लेके दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करवा सकते थे. और जो हमारे हाइब्रिड थे वो हमेशा क्या थे हमारे पास, फर्टाइल. ठीक है, तो हमें हाइब्रिड को फर्टाइल को हम क्या करते थे, दोबारा किसी किसी के साथ उसको क्रॉस करवाते थे और हमें क्या मिलता था, इधर हम किसी डोमिनेंट या होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव कराते हैं तो हमारा बैक क्रॉस हो जाता है. अगर हम डोमिनेंट रिसेसिव के साथ कराते तो हमारा टेस्ट क्रॉस हो जाता था. सो हियर आर द 7 pairs of contrasting characters selected by Mendel for an experiment. So you can see over here in this picture, first character is of height having two traits, two alleles. One is the height, dominant one is the tail and recessive one is the short. Then seed shape, dominant one is the round and recessive one the wrinkle. Seed color, yellow one is the dominant, green is the recessive. Seed coat color, green one is the dominant, white one is the recessive. Pod shape, in flattened means full, having is of dominant type and constricted flat is of recessive type. Pod color, green one is dominant, yellow one is
recessive, and last character is the flower position. Axial one is the dominant, and the uh, terminal is the recessive one. So because of these characters, he selected a pea plant for his experiment. So keep one thing in mind when we will in next lecture. I'll be discuss the different laws of inheritance. So keep one thing in mind, whenever I give you to make up unit scale, you have to take only these 7 characters to make your monohybrid or dihybrid क्रॉस. सो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना. यही 7 करेक्टर्स को लेके हम मेंडल्स के लॉ को स्टडी करेंगे. आइदर वी विल डू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो दीज आर द मेन 7 characters that we will keep in consideration for making monohybrid and dihybrid crosses. I think you all got whatever I taught you. All the best. Goodbye.